नमस्कार दोस्तों। अभी YouTube के ऊपर काफ़ी टाइम से क्लास नहीं हो रही थी, शायद 10-15 दिन से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो ऑफलाइन बैच में और जो यूपीएससी का जो बैच चल रहा था उसमें टाइम नहीं मिलने की वजह से YouTube के ऊपर क्लास नहीं हुई। अब अपन कोशिश करेंगे कि वीक में कम से कम 2 क्लास या 4 घंटे की क्लास तो अपन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाएं। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग है वही हमें प्रोत्साहित करता है। अगर किसी को भी फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर का बैच लेना हो तो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। जिसको भी स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी, कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट का बैच लेना हो तो इस नंबर के ऊपर पेड बैच चल रहे हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर, वहां आप कांटेक्ट करके अपना बैच ले सकते हो। पिछले वीडियो में जो या पिछली क्लास में जो अपन ने चर्चा की थी वो चर्चा की थी चट्टानों से संबंधित, कि चट्टान क्या होते हैं, चट्टान कैसे बनती है, उनमें कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सब के ऊपर अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे चट्टानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रॉक की। जो चट्टानें अपन ने पढ़ी थी वो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से उनके उदाहरण होते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चट्टानों का प्रकार। चट्टानों के प्रकार देखो, मुख्य रूप से जो चट्टानें होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से जो चट्टानें होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? पहली जो चट्टान होती है जिसका सबसे पहले निर्माण हुआ था उसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक। दूसरी जो चट्टान है उसको अपन बोलेंगे अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, या इसका एक दूसरा नाम भी है परतदार चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी जो चट्टान है वो है रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान, या मेटामॉर्फिक चट्टान। तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से अपने को 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। पहली आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान। अब इन तीनों के ऊपर अपन डिटेल से जानेंगे। आज अपन जो सबसे पहले जिस चट्टान को कवर करेंगे वो करेंगे आग्नेय चट्टान, कि ये आग्नेय चट्टान है ये क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक, आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक की। सबसे पहले ये जो वर्ड है ये आया कहां से है? आग्नेय चट्टान या जो इग्निस वर्ड है ये आया कहां से है, ये कहां से आया है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इग्निस क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अग्नि, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि, मतलब आग के जैसा दिखने वाला, आग के जैसा दिखने वाला। तो आग्नेय चट्टान है वो कैसी दिखेंगी? जब आग्नेय चट्टान बनती हैं या जो लावा पृथ्वी के धरातल पर निकलता है तो कैसा दिखता है? आग की तरह दिखता है वो। तो उसी से ही क्या बना है? उसी से ही अपनी आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? लावा से हुआ है। किससे हुआ है?
लावा से हुआ है क्योंकि लावा ही एक ऐसा पदार्थ है जो आपको आग की तरह दिखता है। तो आग्नेय चट्टान है वो इग्निस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इग्निस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अर्थ क्लियर है कि आग्नेय चट्टान का अर्थ क्या होता है। अब अपन आगे बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। देखो अब अपन इसकी बात करेंगे, किसकी, निर्माण की बात करेंगे। देखो अगर प्रारंभ की बात की जाए, जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक स्टेज में थी तो पूरी की पूरी पृथ्वी एक तप्त मेग्मा के रूप में थी। क्या थी? पूरी की पूरी जो पृथ्वी थी वो एक तप्त मेग्मा के रूप में थी। क्या थी? एक मैग्मा के रूप में थी। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी द्रव अवस्था में थी और पूरी जो गोला था या जो पूरी पृथ्वी का गोला था वो किससे बना था? लावा से या मैग्मा से बना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो क्या होने लगा? धीरे धीरे ठंडा होने लगा। क्या होने लगा? धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और जैसे ही धीरे धीरे ठंडा हुआ तो कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। स्थिति क्लियर है कि आग्नेय चट्टान या जो इग्निस है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है अग्नि। जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है। उसके बाद में अपन निर्माण की बात करें या इग्निस रॉक फॉर्मेशन की बात करें कि कैसे बनी है, तो पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? एक तप्त गैसीय गोले के रूप में थी और बाद में धीरे धीरे उसका पहले सबसे पहले ऊपरी सरफेस ठंडा होता है, ऊपरी धरातल ठंडा होता है और जैसे ही ऊपरी धरातल ठोस हो जाता है तो कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो जहां भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जहां भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, वहां क्या होता है? लावा के या मैग्मा के जमने से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान ही बनती है। तो अपन ये बात कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी से निकलने वाले मैग्मा या लावा के जमने से होता है। ये चीज भी बोल सकते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होगा? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा मैग्मा या लावा के जमने के कारण, जमने के कारण आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। क्या होगा? आग्नेय चट्टान का निर्माण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब जो आग्नेय चट्टान है उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। आग्नेय चट्टान है उनकी क्या करेंगे? विशेषताओं की बात करेंगे। आग्नेय चट्टान की विशेषताओं की बात करेंगे। आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? लावा से होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण, आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? लावा से होता है। लावा से होता है। दूसरी इसकी विशेषताओं की बात करें, अगर इसका निर्माण किससे हो रहा है? लावा से हो रहा है या मैग्मा से हो रहा है, तो आग्नेय चट्टानें अत्यधिक कठोर होंगी। दूसरी विशेषता क्या है? आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें क्या होगी? अत्यधिक कठोर होगी। अत्यधिक कठोर होगी, ये दूसरी विशेषता होगी। अत्यधिक कठोर होगी। तीसरी, आग्नेय चट्टानों में
आग्नेय चट्टानों में जोड़ व रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जोड़ व रंध्र नहीं पाए जाते हैं। जोड़ व रंध्र नहीं पाए जाते हैं। कि आग्नेय जो चट्टानें होती है उनमें किसी प्रकार के जोड़ या किसी प्रकार के रंध्र का मतलब है छेद नहीं पाए जाते हैं। अगर छेद नहीं पाए जाएंगे, जोड़ नहीं पाए जाएंगे, तो इसमें पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। और अब यहां चीजों को कनेक्ट करना, अगर पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता तो यहां रासायनिक अपक्षय भी नहीं होगा। तो यहां रासायनिक अपक्षय भी नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अपना जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है जहां अपन खाना वाना बनाते हैं, वो प्लेटफॉर्म किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना होता है। और ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होगी? आग्नेय चट्टान होगी। अब अपने किचन के प्लेटफॉर्म में ग्रेनाइट को ही क्यों यूज किया जाता है? उसका रीजन ये होता है, एक तो वो कठोर होती है, दूसरी क्या होती है? दूसरी उसमें पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, और किचन में पानी का ही सबसे ज्यादा काम होता है। तो अपने को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पानी भी प्रवेश नहीं करे, कठोर भी हो। तो इस वजह से किचन में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या है, पानी जब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है तो इसमें रासायनिक अपक्षय नहीं होता है। इसमें रासायनिक अपक्षय नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। रासायनिक अपक्षय केवल उन्हीं चट्टानों में ज्यादा होगा जिनमें पानी अंदर प्रवेश कर सकता हो। तो यहां कौन सा अपक्षय होगा? आग्नेय चट्टानों में रासायनिक अपक्षय की बजाय भौतिक अपक्षय ज्यादा प्रभावकारी होगा। आग्नेय चट्टानों में जोड़ व रंध्र नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण इसमें पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, जिस कारण इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, जिस कारण इस चट्टान में जिस कारण इस चट्टान में भौतिक अपक्षय का प्रभाव भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक व रासायनिक अपक्षय का प्रभाव रासायनिक अपक्षय का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। यहां तक कोई विशेषताओं में दिक्कत है? देखो, सबसे पहले अपन ने बात किसकी की कि अर्थ क्या होता है, उसके बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, उसके बाद में अपन बात किसकी कर रहे हैं? विशेषताओं की। तो इसका निर्माण लावा से होता है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं। इन चट्टानों में किसी प्रकार के जोड़ या छेद नहीं पाए जाते हैं। अगर जोड़ या छेद नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा? इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। जल आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ रासायनिक अपक्षय नहीं होगा, यहाँ भौतिक अपक्षय होगा। अब ये रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय क्या होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे, चट्टान के नेक्स्ट बाद में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो अगली क्या विशेषता हो सकती है। अगली क्या विशेषता हो सकती है? आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ऐसा क्या रीजन है भाई? जीवाश्म मतलब जीव जंतुओं के या वनस्पति के किसी प्रकार के अंश नहीं पाए जाते हैं इसमें। क्या रीजन है? दो रीजन हो सकते हैं। क्या? दो रीजन हो सकते हैं। देखो, एक रीजन तो कौन सा हो सकता है? जीवाश्म नहीं पाए जाने के यहाँ दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो क्या हो सकता है कि जब आग्नेय चट्टानें बन रही थी, जब इग्निस रॉक का फॉर्मेशन हो रहा था, तो पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार के जीव ही नहीं थे। एक तो ये रीजन हो सकता है।
कि जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार के जीव ही नहीं थे। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब भी आग्नेय चट्टानें बनती हैं तो किससे बनती है? लावा से बनती है या मैग्मा से बनती है। तो लावा या मैग्मा का तापमान ही इतना अधिक होता है कि उनके टच में या उनके संपर्क में आने वाली हर चीज पिघल जाएगी, हर चीज पिघल जाएगी। तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ तब धरातल पर जीव जंतु व वनस्पति विद्यमान ही नहीं थी। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जब आग्नेय चट्टानें जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो लावा का तापमान, लावा बोल सकते हैं या मैग्मा बोल सकते हैं, तो लावा व मैग्मा का तापमान इतना अधिक होता है इतना अधिक होता है कि इसके संपर्क में आने वाले जीव व वनस्पति नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अपन को ये बात का ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाशेष नहीं पाए जाते हैं, वे किसी प्रकार के जीवाशेष देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता की बात करें, और विशेषताओं की अपन बात करें। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, मतलब जितने भी धात्विक खनिज होते हैं वो आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे। इसमें किसी प्रकार की परत नहीं होती है, एक चट्टान होगी वो पूरी की पूरी सॉलिड होगी। इसके अलावा अपन कुछ विशेषताओं की बात करें। आग्नेय चट्टानों में आग्नेय चट्टानों में रवे मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में रवे मिलते हैं। भाई अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? रवे, रवे मतलब क्रिस्टल, रवे मतलब छोटे छोटे से दाने। जो आप ग्रेनाइट जो लगा हुआ होता है किचन में, उनमें देखते हो छोटे 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 से आपको दाने दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं, वो उसके रवे होते हैं, वो उसके कण होते हैं। और ये आग्नेय चट्टानों की क्या होती है? विशेषता होती है। अब अपन यहाँ बात ये करेंगे कि ये रवे बनते कैसे हैं और किन चट्टानों में नहीं बनते। देखो ध्यान रखना कि आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो दो जगह होता है, या तो धरातल के अंदर होगा या धरातल के ऊपर होगा। आग्नेय चट्टानों का
जो निर्माण होता है वो या तो क्या होगा, धरातल पर होगा, या तो कहाँ होगा, धरातल पर होगा, या कहाँ होगा, धरातल के अंदर होगा। क्या होगा, धरातल के अंदर होगा। अगर धरातल के अंदर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है, अगर धरातल के अंदर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है तो वो किससे बनेंगी, मैग्मा से बनेंगी। किससे बनेंगी, मैग्मा से बनेंगी। और अगर धरातल के ऊपर आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा है तो वो किससे बनेंगी, तो वो बनेंगी लावा से। वो किससे बनेंगी, लावा से। लावा और मैग्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखना। ये पृथ्वी के धरातल है, अगर चट्टाने द्रवित अवस्था में आंतरिक भाग में है, अगर चट्टाने द्रवित अवस्था में आंतरिक भाग में है तो मैग्मा कहलाएगा। और जैसे ही ये मैग्मा धरातल को तोड़ करके ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, लावा। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ क्या है, जगह का अंतर है। दोनों एक ही चीज है लेकिन क्या है, जगह का अंतर है यहाँ। ठीक है, अब देखो वापिस आ जाओ कि इन चट्टानों में रवे मिलते हैं। अगर जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है, लावा का जमाव रवे कैसे बनेंगे, आग्नेय चट्टाने एक तो धरातल पर बनती है, एक तो धरातल पर बनती हैं, और दूसरी कहां बनती हैं, दूसरी बनती हैं धरातल के अंदर। धरातल के अंदर देखो, अगर चट्टाने धरातल के ऊपर बन रही है, धरातल के ऊपर बन रही है तो धरातल का तापमान क्या होता है, धरातल का जो तापमान है वह क्या होता है, कम होता है। धरातल का तापमान क्या होता है, कम होता है। और तापमान कम होने के रीजन से क्या होगी कि लावा जल्दी से ठंडा हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और अगर लावा जल्दी से ठंडा हो जाएगा तो इसमें रवे नहीं बनेंगे, तो इसमें रवे या क्रिस्टल नहीं बनेंगे। क्लियर है, क्लियर है। देखो जो रवे हैं वो अगर धरातल के ऊपर अगर चट्टान का निर्माण हो रहा है तो नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जब आग्नेय चट्टानें धरातल पर बनती हैं तो उसमें रवे नहीं मिलते हैं। क्यों, क्योंकि धरातल का तापमान होता है कम, बजाय आंतरिक भाग के, बजाय पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान होता है कम। तापमान कम होने की रीजन से क्या होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा निकलेगा और जम करके ठोस हो जाएगा, मतलब उसमें क्रिस्टल बनेंगे नहीं। जबकि अगर लावा का जमाव या मैग्मा का जमाव धरातल के अंदर होता है तो धरातल के अंदर क्या होता है, धरातल के अंदर तापमान क्या होता है, धरातल के अंदर का तापमान होता है अधिक। तापमान क्या होगा, अधिक होगा। और तापमान अधिक होगा तो मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा। मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। और धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसमें क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, उसमें रवे बन जाएंगे। ठंडा होगा तो क्या बन जाएंगे, रवों का निर्माण होगा। किनका निर्माण होगा, रवों का निर्माण होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी कि कहाँ क्रिस्टल बनते हैं, कहाँ क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो एक विशेषता अपनी ये भी हो जाएगी कि ये इसमें आग्नेय चट्टानों में आपको रवे देखने को मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में आपको क्रिस्टल देखने को मिलते हैं। तो ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनकी मोटी मोटी विशेषताएं थी। एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। देखो पहली विशेषता क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनका निर्माण लावा से होता है अगर पृथ्वी के धरातल के ऊपर हो रहा है तो। अगर पृथ्वी के धरातल के अंदर हो रहा है तो इसका निर्माण किससे होता है, मैग्मा से होता है। बात एक ही है, बात एक ही है। अब देखो दूसरी विशेषता क्या है, अगर इनका निर्माण मैग्मा या लावा से हो रहा है तो ये अत्यधिक कठोर होती हैं। अत्यधिक कठोर होते हैं तो इनके अंदर पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। इस वजह से इनके ऊपर भौतिक प्रभाव ज्यादा, वर्ड के ऊपर गौर करना, यहाँ भौतिक
जो प्रभाव है या भौतिक अपक्षय है वो ज्यादा और रासायनिक अपक्षय क्या होगा, कम। रासायनिक अपक्षय उन चट्टानों में ही ज्यादा होगा जहां पानी चट्टानों में प्रवेश करे, और यहां प्रवेश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां ना तो जोड़ पाए जा रहे हैं ना रंध्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता क्या है, इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट विशेषता क्या है, आग्नेय चट्टानों में किसी प्रकार के फोसिल्स या जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जीवाश्म नहीं मिलने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या जब आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ था उस टाइम पृथ्वी के धरातल पर कोई जीव जंतु ही नहीं थे। दूसरा, अगर पृथ्वी के धरातल पर कोई जीव जंतु थे भी तो जैसे ही मैग्मा के संपर्क में या लावा के संपर्क में कोई चीज आएगी तो उसका टेम्परेचर ही 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तो वो क्या होगा, पिघल जाएगी। उसके आगे इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, और इसमें रवे मिलते हैं, इसमें रवे मिलते हैं। तो ये आपकी मुख्य रूप से क्या हुई, ये हुई आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। अब अपन बात करेंगे आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अब अपन किसकी बात करेंगे, आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके वर्गीकरण के, आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण की। आग्नेय चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, निर्माण या उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा क्या है, कणों के आकार के आधार पर। और तीसरा क्या है, रासायनिक रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। इन तीनों चीजों के ऊपर अपन वर्गीकरण करके डिटेल से चर्चा करेंगे। आग्नेय चट्टानें हैं उनको अपन, उनका वर्गीकरण 3 आधार पे अपन कर सकते हैं। पहला कौन सा है, उनका निर्माण या उत्पत्ति, मतलब उनका निर्माण कहाँ हुआ है, धरातल के ऊपर हुआ है या धरातल के नीचे हुआ है, उसके आधार पर। कणों के आकार पर, मतलब आग्नेय चट्टानें बड़े कणों वाली हैं या छोटे कणों वाली हैं, और या रासायनिक संरचना के आधार पर, मतलब उसमें सिलिका की मात्रा कितनी है, कितनी ज्यादा है, किसी में कितनी कम है। तो ये तीनों वर्गीकरण को आधार मानकर अपन आग्नेय चट्टानों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। उत्पत्ति व निर्माण प्रक्रिया के आधार। देखो अपन ने पहले ही बात की थी, उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। या तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर होता है, या तो निर्माण कहाँ होगा, या तो निर्माण होगा धरातल पर, और या निर्माण कहाँ होगा, धरातल के अंदर, या निर्माण कहाँ होगा, धरातल के अंदर। या कहाँ होगा, उत्पत्ति व निर्माण
प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो भागों में वापिस से विभाजित किया जा सकता है। निर्माण धरातल पे होगा या निर्माण धरातल के अंदर होगा। अगर निर्माण धरातल पे होगा तो भी दो तरीके से होगा। पहले इसकी थोड़ी सी वैसे लिख लेते हैं। जब जब लावा का जमाव धरातल पर होता है, धरातल पर होता है तो बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। सीधी सी बात है भाई। अगर पृथ्वी के धरातल के ऊपर हो रहा है तो लावा पृथ्वी के धरातल के अंदर से निकलेगा, धरातल पर आएगा, जम करके ठोस हो जाएगा। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर लावा दो प्रकार से आता है। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो लावा है वो दो प्रकार से आता है। दो प्रकार से कैसे आता है? या तो विस्फोटक उद्गार होगा, या तो क्या होगा, विस्फोटक उद्गार होगा, या क्या होगा, या होगा शांत उद्गार, या होगा शांत उद्गार। भाई इन्हीं दो तरीके से आता है, इन्हीं दो तरीके से क्या होता है, इन्हीं दो तरीके से बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या जब ज्वालामुखी विस्फोटक उद्गार के साथ प्रकट होता है तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर निकलते हैं। जैसे बड़े बड़े पत्थरों को ज्वालामुखी से जब भी कोई बड़े पत्थर निकलेंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, बम कहा जाएगा, या मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान लेपीली, लेपीली, या मटर के दाने से भी छोटे स्कोरियो, क्या होगा, स्कोरियो। इसके अलावा भी बहुत सारा छोटे मोटे पदार्थ निकलेंगे और जब ये पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर आकर के जम जाते हैं तो कौन सी चट्टान बनेगी, बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी, बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी। जब भी ये सारे के सारे पदार्थ निकल करके जम करके ठोस हो जाते हैं तो क्या बनेगी, बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी। तो बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी तो क्या इसमें रवे बनेंगे, नहीं बनेंगे। शांत उद्गार में भी क्या होता है, लावा शांत तरीके से धरातल पर जमकर ठोस हो जाता है, ठोस हो जाता है और क्या बन जाती है, और आग्नेय चट्टान बन जाती है। क्या बन जाएगी, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो आग्नेय चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसको अपन उत्पत्ति या निर्माण प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो जिनका निर्माण धरातल पे हो या बाह्य आग्नेय चट्टान बोल सकते हैं, इनको अपन बाह्य आग्नेय चट्टान बोल सकते हैं, या इनको पृथ्वी के धरातल के अंदर हो या आंतरिक आग्नेय चट्टान भी बोल सकते हैं। फिर आंतरिक आग्नेय चट्टान को भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे बाह्य आग्नेय चट्टानों की। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे
रायोराइट, एंडेसाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन, पिच स्टोन, ये सारे के सारे, पिच स्टोन, पिच स्टोन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल कौन से हैं? बाह्य आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो मुख्य रूप से एग्जाम्पल से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा। तो बाह्य आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल कौन से हैं? रायोलाइट या रायोटाइट भी बोल सकते हैं, एंडेसाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन और पिच स्टोन, ये सारी की सारी क्या है? आपकी बाह्य आग्नेय चट्टान है। ठीक है, बढ़े आगे। अब अपन बात करेंगे पृथ्वी के धरातल के अंदर या आंतरिक आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात। अब देखो, जब मैग्मा धरातल पर पहुंचने से पहले ही, धरातल पर पहुंचने से पहले ही छिद्रों, रंध्रों, दरारों में जमकर ठोस हो जाए, जमकर ठोस हो जाए तो आंतरिक आग्नेय चट्टान बोलेंगे। तो उनको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या होगी? कि जब पृथ्वी के धरातल का मैग्मा है, वो पृथ्वी के धरातल से आने से पहले ही जहां उसको जो स्थान मिल जाता है वहां जम करके ठोस हो जाता है। मतलब धरातल पे नहीं आएगा, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जहां भी उसको कोई छिद्र मिलेगी, दरार मिलेगी, दो चट्टानों के बीच में कोई जगह मिलेगी, वहां जम करके क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो ऐसी चट्टानों को अपन बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, अब जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है उनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वे आंतरिक आग्नेय चट्टान जो बहुत ज्यादा गहराई में बनती है, बहुत ज्यादा गहराई में बनती है, जिनको अपन पातालीय आग्नेय चट्टान भी बोलेंगे। या दूसरी वे आग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के धरातल से जस्ट थोड़ी नीचे बनती है, उनको अपन मध्यवर्ती चट्टान बोलेंगे। तो इनको भी अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो पातालीय या अत्यधिक गहराई वाली चट्टानें, या अपन बोलेंगे मध्यवर्ती चट्टानें। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। ठीक है, एक तो अपन ने क्या लिया है? पातालीय,
और दूसरा क्या लिया है, मध्यवर्ती। दूसरा क्या लिया है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। देखो पातालीय जो आग्नेय चट्टान है, इनका निर्माण क्या होगा, इनका निर्माण होगा अत्यधिक गहराई में। इनका निर्माण क्या होगा, अत्यधिक गहराई में होगा। और अत्यधिक गहराई में होगा तो क्या इनमें रवे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अत्यधिक गहराई में होगा तो इसमें रवे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, बड़े रवे बनेंगे, क्योंकि ये और भी धीरे धीरे ठंडी होगी, ये और भी धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होगी, तो इसमें रवे बनेंगे। रवे की प्रोसेसिंग आप ऐसे समझ लो, जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, जैसे ये पृथ्वी का धरातल है, तो यहां तो क्या होगी, यहां होगी बाह्य आग्नेय चट्टान, यहां क्या होगी, बाह्य आग्नेय चट्टान, और बाह्य आग्नेय चट्टानों में क्या होगी, रवे नहीं बनेंगे, रवे नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि मैग्मा आते ही तुरंत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, रवे बनने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, रवे बनने का उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो यहां रवे नहीं बनेंगे। फिर यहां कौन सी चट्टान आ जाएगी, फिर यहां आ जाएगी मध्यवर्ती चट्टानें, यहां क्या आ जाएगी, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। यहां क्या आ जाएगी, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसमें रवे बनेंगे लेकिन छोटे बनेंगे, इसमें क्या होगा, छोटे रवे बनेंगे, छोटे रवे बनेंगे, क्योंकि यहां तापमान इसकी बजाय ज्यादा है, इसकी बजाय ज्यादा है। ये क्या है, ये गहराई वाली आग्नेय चट्टान है, ये गहराई वाली आग्नेय चट्टान है, गहराई वाली आग्नेय चट्टान है, तो इसमें क्या बनेंगे, बड़े रवे बनेंगे। इसको पातालीय चट्टान भी बोल दिया जाएगा, पातालीय चट्टान भी बोल दिया जाएगा। इसमें रवे बड़े बनेंगे क्योंकि ये और भी धीरे धीरे ठंडी होगी, ये और भी धीरे धीरे ठंडी होगी। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से अपन आंतरिक भाग में जा रहे हैं, पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे आंतरिक भाग में जा रहे हैं, वैसे वैसे रवों की मोटाई बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि उनके ठंडा होने की दर भी कम होती जाती है। यहां तापमान सबसे कम होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां सबसे ज्यादा होगा, और जहां सबसे ज्यादा तापमान होगा वहां आग्नेय चट्टानों का निर्माण धीरे धीरे होगा, और जितना धीरे धीरे होगा, जितनी धीरे धीरे ठंडी होंगी, रवे उतने ही क्या बनेंगे, बड़े बनेंगे। कोई दिक्कत है, रवों से संबंधित कोई दिक्कत है। अब देखो अत्यधिक गहराई में अगर इसका निर्माण हो रहा है तो क्या होगा, इसमें रवे बनेंगे, और रवे बनेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पातालीय चट्टान है, ये क्या है, पातालीय चट्टान है, इसके रवे सबसे बड़े होते हैं, इसके जो रवे होते हैं, रवे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, रवे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इस वजह से ही तो ग्रेनाइट की जब माइनिंग होती है तो अंदर की पृथ्वी के धरातल के अंदर से खोदकर ही ग्रेनाइट निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में बन रही है, इस वजह से इसमें रवे बन रही हैं। तो ये क्या हुआ, अत्यधिक गहराई वाली चट्टानें। अत्यधिक गहराई वाली चट्टानों का एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट। अब क्या है, मध्यवर्ती चट्टानें। अब अपन किसके ऊपर बात करेंगे, अपन अब बात करेंगे मध्यवर्ती चट्टान के ऊपर। मध्यवर्ती चट्टान पढ़ेंगे अपन आज आग्नेय चट्टानें, क्योंकि यही बहुत लंबा कॉन्सेप्ट चला जाएगा, और जब अपन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो आजकल कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट के ऐसे पेपर आ रहे हैं कि आपका आंसर ही सही नहीं होगा। तो 50 घंटे में निपटाने की बजाय 5 घंटे में निपटाओ, लेकिन जितना पढ़ो वो तो सेफ जोन में रहेगा आपका। ऊपर ऊपर की बातें बता के मैं भी चला जाऊंगा, और ना तो मेरा 1 घंटा काम आया, ना आपके 1 घंटा काम आया। इससे बढ़िया है 5 घंटे पढ़ो, जो पढ़ा है वो तो काम आएगा कम से कम, है ना।
तो क्लास थोड़ी सी वैसे लंबी हो सकती है, लेकिन ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी होगी जब अपन खास तौर से कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट की एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन किसकी बात करेंगे? अपन मध्यवर्ती चट्टानों की बात करेंगे। अब मध्यवर्ती चट्टानें जब मैग्मा का जमाव धरातल के ठीक नीचे होता है, तो उनसे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे वो स्कूल लेक्चरर हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो। यहाँ ये आरपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, और पसंदीदा टॉपिक में भी इसके एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे। इनके मध्यवर्ती चट्टानों के एग्जाम्पल है पैथोलिथ, इनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। दूसरा लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील या सीट या डाइक, ये सारे के सारे क्या हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल है। पैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील या सीट या डाइक। सील, सीट या डाइक। तो मध्यवर्ती जितने भी चट्टान है उनका आप एग्जाम्पल ध्यान रखोगे। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टाने हैं या नहीं है, कौन सी चट्टाने पातालीय आग्नेय चट्टाने हैं। कोई भी ऑप्शन दे सकता है, किसी भी तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो अब अपन इनके ऊपर बात करेंगे कि बेथोलिथ क्या होता है, लेकोलिथ क्या होता है, फेकोलिथ क्या होता है, लोपोलिथ क्या होता है, सील या सीट क्या होता है, और डाइक क्या होता है। इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन मध्यवर्ती चट्टान में लेते हैं बेथोलिथ को। बेथोलिथ देखो, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? लावा के विशाल गुंबदाकार जमाव को बेथोलिथ कहते हैं। क्या कहेंगे? बेथोलिथ कहते हैं। और क्या विशेषता होगी? देखो बेथोलिथ कैसा दिखेगा आपको? बेथोलिथ दिखेगा ऐसा। लावा का जो विशाल जमाव होगा लेकिन धरातल के अंदर होगा। लावा के विशाल गुंबदाकार जमाव को क्या कहा जाता है? बेथोलिथ कहा जाता है। अब देखो इसका जो ऊपरी भाग है, इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या होता है? ऊपरी भाग इसका उबड़ खाबड़ होता है। अब इनकी विशेषताओं में अपन लिखेंगे कि इसका ऊपरी भाग क्या होता है? ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होता है। उबड़ खाबड़ होता है। रीजन क्या? अप्रदन के कारण। अप्रदन के कारण, ठीक है। इसके आधार को कभी नहीं देखा जा सकता। इसके आधार को कभी नहीं देखा
जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक गहराई में होता है। क्यों? ये अत्यधिक गहराई में होता है। इसका आधा भाग, इसका आधा भाग तो पातालीय चट्टान में इंक्लूड होगा और आधा भाग मध्यवर्ती चट्टान में शामिल होगा। ये भी लिख सकते हैं अपन यहां। बेथोलित का, बेथोलित का आधा भाग है, आधा भाग मतलब ऊपर वाला भाग, आधा भाग या ऊपर वाला भाग किसमें होगा? मध्यवर्ती चट्टान में होगा, मध्यवर्ती चट्टान में होगा। जबकि इसका आधार, जबकि इसका आधार किसमें काउंट होगा? पातालीय में होगा, पातालीय चट्टान में शामिल होगा। ठीक है, देखो फिर से यहां देख लेते हैं। इसका ये वाला जो भाग है ना, इसका ये वाला भाग, ये तो कहां होगा? ये तो मध्यवर्ती चट्टान में आ जाएगा, जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। जबकि इसका आधार क्या होता है? अत्यधिक गहराई में होता है। इसका आधार अत्यधिक गहराई में होने के कारण क्या क्या होगा? इसका आधार अत्यधिक गहराई में होने के कारण क्या होगा? ये पातालीय चट्टान में आ जाएगा। क्या होगा? पातालीय चट्टान में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और यहां से जो मेन है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है भारत में रांची का पठार। भारत में रांची का जो पठार है वो किसका एग्जाम्पल है? बेथोलित का है। जहां भी बेथोलित आए महेंद्र सिंह धोनी को याद कर लेना। रांची झारखंड, और झारखंड में ये प्लेट्यू है रांची का पठार, वो किसका उदाहरण है? वो बेथोलित का उदाहरण है। ये भी अपन लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं। अत्यधिक अप्रदन के कारण, अत्यधिक अप्रदन के कारण बेथोलित का, बेथोलित धरातल पे दिखाई देने लग जाता है, धरातल पर दिखाई देने लग जाता है, लेकिन आधार कभी दिखाई नहीं देगा, आधार कभी दिखाई नहीं देगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो हट भी जाएंगे पीछे। बाकी इसकी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। कंप्लीट यूजीसी नेट का कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस आपको विद पीडीएफ करवाया जाएगा। ठीक है, बेथोलित से संबंधित कोई दिक्कत? अब अपन आगे बढ़े, अब अपन बात करेंगे लेकोलित की, इसकी बात करेंगे, लेकोलित की बात करेंगे। लेकोलित भी क्या होता है? बेथोलित की तरह ही होता है। जब लावा का जमाव गुंबदाकार रूप में हो, गुंबदाकार रूप में हो, क्या कहलाता है? लेकोलित कहलाता है। क्या कहलाएगा? लेकोलित कहलाएगा। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि लेकोलित केवल और केवल परतदार चट्टानों में मिलते हैं, बस यही अंतर है मेन उनमें। एक तो इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, लेकोलिथ
परतदार या अवसादी चट्टान में मिलते हैं। अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। बस ये मेन अंतर है दोनों में। एक और लिख सकते हो, ये बेथोलित से छोटे होते हैं। बेथोलित से सारे ही छोटे होंगे। बेथोलित के बारे में एक ही चीज ध्यान रख लेना कि मध्यवर्ती चट्टानों में सबसे बड़ी जो चट्टान है वो बेथोलित है। बेथोलित से छोटे होते हैं बस। और इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है छोटा नागपुर पठार। इसका जो एग्जाम्पल है वो है छोटा नागपुर पठार। ठीक। पीछे देखे एक बार थोड़ा सा इसको देखो। बेथोलित में क्या हो रहा था, लावा का जमाव गुंबदाकार हो रहा था, लेकिन विशाल गुंबदाकार जमाव हो रहा था जिसका आधार अत्यधिक गहराई में था। इसका क्या है, लावा का जमाव गुंबदाकार ही हो रहा है लेकिन बेथोलित से छोटा होगा। दूसरी विशेषता क्या होगी, ये सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान में ही बनेगा। ठीक है, जबकि बेथोलित किसी भी चट्टान में बन सकता है। बेथोलित किसी भी चट्टान में बन सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा छोटा नागपुर का पठार। अब बात करेंगे लेपोलिथ की। लोपोलिथ की बात किसकी करेंगे, लोपोलिथ की बात करेंगे। देखो लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपोस से बना है। जर्मन भाषा के लोपोस से बना है। लोपोस का जो अर्थ होता है वो होता है छिछला। लोपोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छिछला होता है। अगला देखो, इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, तस्तरी नुमा होता है। मतलब इसका आकार इस हिसाब से होगा। इसका आकार कैसा होगा, तस्तरी नुमा होगा। ठीक है। लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपोस से बना है। लोपोस का अर्थ होता है छिछला, मतलब ये छिछले बेसिन में बनते हैं और ये आकार इसका तस्तरी नुमा होता है। और गढ़वाल हिमालय में, एग्जाम्पल गढ़वाल हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में 480 किलोमीटर लंबा क्या मिला है, लोपोलिथ मिला है। लोपोलिथ मिला है। ठीक है। छिछले का मतलब होता है कम गहरे स्थान। कम गहरे स्थान, उसको क्या बोलेंगे, छिछला बोलेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है। देखो लोपोलिथ जर्मन भाषा के लोपोस से बना है। लोपोस का मतलब छिछला होता है और इसका आकार लोपोलिथ का तस्तरी नुमा होता है। जब लावा का जमाव तस्तरी नुमा रूप में होता है, जब लावा का जमाव तस्तरी नुमा रूप में होता है तो क्या बनता है, लोपोलिथ मिलता है।
बनता है और ये छिछले बेसिन में पाए जाते हैं। गढ़वाल, सॉरी गढ़वाल नहीं, यहाँ ट्रांसवाल हिमालय होगा, गढ़वाल नहीं, यहाँ ट्रांसवाल हिमालय होगा। ट्रांसवाल हिमालय में 480 किलोमीटर लंबा क्या मिलता है, लोपोलिथ मिलता है। लोपोलिथ सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में होते हैं। लोपोलिथ सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेथोलिथ, लेकोलिथ और लोपोलिथ। नेक्स्ट की बात करें अपन, फेकोलिथ। फेकोलिथ, देखो इसको, जब लावा का जमाव जब लावा का जमाव कैसे होगा, अपनति व अभिनति के रूप में हो, तो फेकोलिथ बनता है। ठीक है, जब लावा का जमाव अपनति, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, अपनति। अपनति का मतलब ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग, और ये क्या हो जाएगा, ये अभिनति। अभिनति, अभिनति का मतलब नीचे दशा भाग। जब लावा का जमाव अपनति और अभिनति के रूप में हो, फेकोलिथ होता है। जब लावा इस संरचना में जम जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फेकोलिथ बोलेंगे। और जब इस संरचना में जमेगा तो आपको कैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको फोल्ड माउंटेन जैसी संरचना दिखाई दे रही है, आपको वलित पर्वत जैसी संरचना दिखाई दे रही है। तो फेकोलिथ सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, वलित पर्वतों में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, वलित पर्वतों में मिलेंगे। फेकोलिथ सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, वलित पर्वतों में मिलेंगे। ठीक है, जब लावा का जमाव अपनति अभिनति के रूप में हो तो फेकोलिथ होता है। ये फेकोलिथ आपको वलित पर्वतों में मिलेंगे, क्योंकि वलित पर्वत भी इसी हिसाब से ही अपनति अभिनति के रूप में पाए जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट की बात करें, अब अपन बात करें सील या सीट की। देखो, जब लावा का जमाव, मैग्मा ही बोलेंगे क्योंकि मध्यवर्ती भाग में हो रहा है, जब मैग्मा का जमाव दो परतों के बीच में होता है, परतों के बीच में होता है, तो क्या कहलाता है, सील कहलाता है। क्या कहलाता है, सील कहलाता है। देखो, जैसे एक चट्टान ये है, दूसरी चट्टान क्या है, ये है, और इनके बीच में किसका निर्माण हो जाए, किसका जमाव हो जाए, सॉरी, इसके बीच में हो जाए मैग्मा का जमाव। इसके बीच में क्या हो जाए, मैग्मा का जमाव हो जाए, तो क्या बनेगा, सील बनेगा या सीट बनेगा। जब मैग्मा का जमाव दो परतों के बीच में हो जाए, जैसे एक परत ये है, एक परत ये है, या एक चट्टान ये है या एक चट्टान ये, इन दोनों के बीच में जब मैग्मा का जमाव हो जाए तो क्या बनेगा, सील या सीट बनेगा। ठीक है, अब अपन बात करें डाइक की।
अब अपन बात करेंगे डाई की। इसमें भी सीधा इतना ही ध्यान रखना है, जब लावा का जमाव, जब सॉरी लावा ही नाम निकल रहा है, मैग्मा का जमाव, जब मैग्मा का जमाव लंबवत हो, लंबवत हो, तो ऐसी संरचना को ऐसी संरचना को डाइक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डाइक कहा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ये सारी की सारी अपनी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कंप्लीट होती है। पहला वर्गीकरण जो उत्पत्ति के आधार पे या निर्माण प्रक्रिया के आधार पे पढ़ रहे थे, दो कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया था, बाह्य और आंतरिक। बाह्य को भी अपन ने दो भागों में बांटा था, दरारी उद्गार से या केंद्रीय उद्गार से। उसके बाद में अपन आगे मध्य वो सॉरी उसके बाद में आ गए अपन आंतरिक आग्नेय चट्टानों में। आंतरिक आग्नेय चट्टानों को भी अपन ने दो भागों में बांटा था, पातालीय और मध्यवर्ती। पातालीय में एक ही चट्टान थी, ग्रेनाइट। अगर लावा का जमाव अत्यधिक गहराई में होता है, और जब लावा का जमाव ना ज्यादा गहराई में होता है ना धरातल पर होता है, मध्यवर्ती चट्टान होती है। मध्यवर्ती चट्टानों में कुछ अपन एग्जाम्पल देखे और उनको अपन डिटेल से देखा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, रासायनिक संगठन के आधार पे अपन बात करेंगे। दूसरा वर्गीकरण है वो अपन पढ़ेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण अपन सिलिका की मात्रा के आधार पर करेंगे कि किस प्रकार की चट्टानों में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, किस में कम होती है, किस में बहुत कम होती है। तो रासायनिक संरचना का जो आधार है वो अपन सिलिका की प्रतिशत के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण करेंगे, और इसमें भी इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। संरचना के आधार पर भी 4 भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। और 4 भाग कौन से हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, क्षारीय आग्नेय चट्टान, मध्य प्रति आग्नेय चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी, इसमें सिलिका की मात्रा दोनों के बीच की होगी। और अति क्षारीय, अति क्षारीय आग्नेय चट्टान, मतलब जिसमें सिलिका की मात्रा सबसे कम होगी। ठीक है, तो रासायनिक संरचना के आधार पर या सिलिका की मात्रा के आधार पर भी लिख सकते हैं अपन इसको, सिलिका की मात्रा के आधार पर भी लिख सकते हैं। सिलिका की मात्रा के आधार पर या रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टानों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और इनकी अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा देख लेते हैं। सबसे पहले अम्लीय देखेंगे, फिर क्षारीय देखेंगे, मध्यवर्ती देखेंगे, और फिर अति क्षारीय देखेंगे।
तो अब अपन देखेंगे अम्लीय, आग्नेय, इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे अपन। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? सिलिका की जो मात्रा होती है वो होती है 65 से 85%। इसमें अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेनाइट। अब देखो, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा तुरंत निकल करके जम जाएगा। इस लावा में जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी वो लावा उतना ही गाढ़ा होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, जिस लावा में जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी वो उतना ही ज्यादा गाढ़ा होगा और जल करके जल्दी ठोस हो जाएगा। सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जल्दी ठोस हो जाएगा, जल्दी ठोस हो जाएगा, इससे पर्वतों का निर्माण होगा। इससे क्या होगा? पर्वतों का क्या होगा? निर्माण। जिससे किसका निर्माण होगा? पर्वतों का निर्माण। अम्लीय आग्नेय चट्टानों की डेंसिटी कितनी होती है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों का घनत्व कितना होता है? अम्लीय आग्नेय चट्टानों का घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अपन ने बहुत डिटेल से देखा था जब अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे थे। जब अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे थे। उसके बाद में देखो, ग्रेनाइट भी हो सकता है, रायोलाइट हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल है। अब अपन दूसरा देखेंगे कि क्षारीय चट्टान क्या होगी। इसके कंपैरिजन में ही पढ़ लेंगे अपन। क्षारीय आग्नेय चट्टान, इसकी विशेषताएं देख लेंगे अपन। साइड देखो, इसमें सिलिका की मात्रा सिलिका की मात्रा 50 से 60% होती। सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट, इसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण मात्रा कम होने के कारण लावा क्या होता है? लावा पतला होता है। लावा क्या होता है? लावा पतला होता है। इससे सागरीय तली का निर्माण होगा। सागरीय तली या ज्वालामुखी मैदानों का निर्माण होगा। मैदानों का क्या होगा? निर्माण होगा। और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? इसकी डेंसिटी होगी 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देखो,
रासायनिक संरचना के आधार पर या सिलिका की मात्रा के आधार पर अपन आग्नेय चट्टानों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, अम्लीय, क्षारीय, मध्यम और अति क्षारीय। ठीक है, अम्लीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। जिस लावा या जिस मैग्मा में जितनी ज्यादा सिलिका की मात्रा होगी वो लावा उतना ही गाढ़ा होगा, उतना ही क्या होगा, गाढ़ा होगा। और जैसे ही वो निकलेगा गाढ़े होने की वजह से उसी स्थान पे जम जाएगा, तो पर्वतों का निर्माण होगा। और पर्वतों का निर्माण होगा तो उसकी चट्टान कौन सी होगी, ग्रेनाइट होगी या रायोलाइट होगी। और जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है उनकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ क्षारीय चट्टानों के ऊपर, उसके बाद में आ जाओ क्षारीय चट्टानों के ऊपर। क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55 हो सकती है, अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई मिलेगी, 5-10 का डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेसाल्ट है। सिलिका की मात्रा इसमें कम होने की वजह से लावा भी यहाँ पतला होता है, और पतला होने की वजह से जैसे ही लावा निकलता है तो दूर तक फैलता है। और भी काफी डिटेल है इसमें, उसके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो दूर तक फैलती है, तो जिससे या तो सागरीय तली का निर्माण होता है, या ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हो सकता है, या ज्वालामुखी मैदान का निर्माण हो सकता है। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रासायनिक संरचना के आधार पे 2 चट्टानें अपनी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मध्यवर्ती। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। अब देखो इसकी भी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इसमें सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा अम्लीय, अम्लीय व क्षारीय चट्टानों के बीच की होती, बीच की होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एंडेसाइट, इसको मध्यवर्ती चट्टान भी कहा जाता है, या डायोराइट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कौन सी होती है। यहां मध्यवर्ती का मतलब होगा जिसमें क्षारीय और अम्लीय चट्टानों के बीच में सिलिका की मात्रा होगी, उसको बोलेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, एंडेसाइट या डायोराइट। अब एक है अति क्षारीय, अति क्षारीय, इसकी क्या विशेषता होगी, इसमें इसमें सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होगी, से भी क्या होगी, कम होगी। सबसे ज्यादा सिलिका की मात्रा किसमें होगी, इसी में ही कम होगी। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की। तीसरा वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे कणों के आधार पर कणों के आधार पर आग्नेय, दो विभाजन होगा, इसका भी, इसका भी दो विभाजन होगा। एक कौन सा होगा, बड़े कणों वाली, और एक होगी छोटे कणों वाली। एक होगी
छोटे कणों वाली। अब देखो बड़े कणों वाली चट्टानों का निर्माण कहाँ होगा, बात कर लेते हैं। जब मैग्मा का जमाव, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे होगा, मैग्मा का जमाव कहाँ होगा, धरातल के नीचे होगा, तो बड़े कण मिलेंगे। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, बड़े कण मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनाइट। और इसमें क्या होगा, जब मैग्मा, जब लावा का जमाव, जब लावा का जमाव धरातल पे होगा, धरातल पर होगा, तो कण नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल बेसाल्ट, गेब्रो, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन। ठीक है। अब देखो कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। बड़े कणों वाली, बड़े कणों वाली अपन बार बार यही बात कर रहे थे कि जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे होता है, जब मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे होता है तो अधिक तापमान के कारण मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसमें कणों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। छोटे कणों वाली या बिना कणों वाली, जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है, धरातल के ऊपर कम तापमान होने के कारण, धरातल के ऊपर कम तापमान होने के कारण लावा तीव्र गति से ठंडा हो जाता है। तीव्र गति से ठंडा होने के कारण इसमें क्या नहीं बनेंगे, आपके रवे या कण नहीं बनेंगे। ठीक है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं इसमें रिलेटेड। एक है पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट। पेग्मेटाइट क्या होता है, अत्यधिक बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान, अत्यधिक बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान। ठीक है। क्या होता है, पेग्मे टाइट होता है। इनको सीधा सीधा याद रखने वाली चीजें हैं। फेनेरेटिक, फेनेरेटिक, फेनेरेटिक क्या होता है, बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान, बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान। क्या क्या इसमें याद रखने वाली चीजें हैं, एफेनेटिक, बारीक कणों वाली बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टान। अब है ग्लासी, ग्लासी मतलब ग्लास की तरह बिना कणों वाली बिना कणों वाली आग्नेय चट्टान क्या कहलाएंगी, ग्लासी चट्टानें कहलाएंगी। अब इसका एग्जाम्पल है
पेग्मेटाइट ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट रायोराइट, इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट गेब्रो, इसका एग्जाम्पल है ऑब्सीडियन ऑब्सी। तो ये कणों वाली जितनी भी चट्टानें हैं, देखो एक मिनट देख लेते हैं अपन। पेग्मेटाइट, पेग्मेटाइट वे आग्नेय चट्टानें होते हैं जिनके कण बहुत बड़े होते हैं, जैसे पेग्मेटाइट ग्रेनाइट। फेनेरेटिक बड़े कण वाले, मतलब इनसे छोटे, पेग्मेटाइट से छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है? फेनेरेटिक कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट रायोराइट। ठीक है, उसके बाद में एफेनेटिक बारीक कणों वाली आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है? एफेनेटिक कहा जाता है, जिसमें बेसाल्ट और गेब्रा आएंगे। ग्लासी मतलब कांच की तरह, उसमें किसी प्रकार के कोई आपको कण नहीं दिखाई देंगे, और वो क्या होगा? ऑब्सीडियन होगा। और इसके अलावा एक वर्ड और है, फ्रेगमेंटल। फ्रेगमेंटल, फ्रेगमेंटल क्या होता है? देखो, जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब भी ज्वालामुखी का विस्फोटक उद्गार होता है, तो उसमें बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। उन सब पदार्थों को क्या बोल दिया जाता है? फ्रेगमेंटल बोल दिया जाता है। देखो, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी का ज्वालामुखी का विस्फोटक उद्गार होता है, विस्फोटक उद्गार होता है, तो उससे बहुत सारे छोटे बड़े पदार्थ निकलते हैं, से बहुत सारे छोटे बड़े पदार्थ निकलते हैं। उन सबको उन सबको सम्मिलित रूप से फ्रॉगमेंटल कहा जाता है। फ्रॉगमेंटल कहा जाता है। कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, एक बार अपन उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ज्वालामुखी बम किसको बोलेंगे? बहुत बड़े, बहुत बड़े चट्टान के टुकड़ों को, चट्टान के टुकड़ों को क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी बम बोलेंगे। इसके अलावा लेपिली, दूसरा क्या है? लेपिली। तो मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। उसके बाद में कोरियो, उसके बाद में क्या है? स्कोरियो। और स्कोरियो क्या है? मटर से भी छोटे दाने, मटर से भी छोटे दानों को क्या कहते हैं? स्कोरियो। इसके अलावा नंबर 4 ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या होता है? कोण वाले पत्थर, कोणास में पत्थर, जो अपन बोलते हैं ना तीखे पत्थर होते हैं, कोणास में पत्थर। इसके अलावा ह्यूमिस, ह्यूमिस जो भी ज्वालामुखी झाग होते हैं, ज्वालामुखी झाग होते हैं। इसके अलावा
ज्वालामुखी राख होती है, ज्वालामुखी राख होती है। इन सब को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, फ्रॉगमेंटल बोल दिया जाता है। देखो क्या होता है, एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं। जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग आकार के कंकड़ पत्थर, झाग वगैरह निकलते हैं। उन सब को एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाए तो उनको बोलेंगे कि भाई ये फ्रॉगमेंटल है। अब उसमें निकलते क्या है, बहुत बड़े आकार वाले टुकड़ों को ज्वालामुखी बम बोलेंगे। मटर के दाने के समान क्या बोलेंगे, लेपेली बोलेंगे। मटर के दाने से भी छोटे चट्टान के टुकड़ों को स्कोरियो बोलेंगे। ब्रेसिया बोलेंगे, वो जो तीखे पत्थर होते हैं ना, कोणास्म पत्थर होते हैं, उनको ब्रेसिया बोलेंगे। फ्यूमिस बोलेंगे ज्वालामुखी के झागों को, फ्यूमिस बोलेंगे ज्वालामुखी के झागों को, और ज्वालामुखी राख। इन सब को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है, फ्रॉगमेंटल, जो भी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। तो फ्रॉगमेंटल भी क्या है, एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। और इन सबको पाइरोक्लास्ट भी बोला जाता है, पाइरोक्लास्ट भी बोला जाता है, या ज्वलन खंड भी बोला जाता है, ज्वलन खंड भी बोला जाता है। तो फ्रॉगमेंटल क्लियर है। अब अपन छोटी मोटी कुछ चीजें हो रहे हैं वो देख लेते हैं। अब देखो, अब अपन देखेंगे अब अपन देखेंगे कि आग्नेय चट्टानों के कुछ समूह होते हैं, जैसे ग्रेनाइट परिवार होता है, और कुछ एक दो मेन आग्नेय चट्टान होते हैं, उनके ऊपर अपन बात करेंगे, जैसे ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है। देखो कुछ महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है। कुछ महत्वपूर्ण आग्नेय चट्टान है, और उनमें कौन सी है, दो मुख्य रूप से हैं। एक तो आपका है ग्रेनाइट, और दूसरा क्या है, बेसाल्ट। ये दो मुख्य क्या है आपकी आग्नेय चट्टान है। इनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि बार बार यहां से क्वेश्चन बनेंगे। देखो शॉर्ट में ही देखेंगे अपन। देखो इसका निर्माण कहां होगा, इसका निर्माण कहां होगा, चर्चा अपन कर चुके हैं सबके ऊपर। इसका निर्माण होगा धरातल के नीचे। इसका निर्माण कहां होगा, धरातल के नीचे। और धरातल के नीचे होगा तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, रवे मिलेंगे। इसमें सिलिका की मात्रा क्या होगी, इसमें सिलिका की मात्रा होगी 65 से 85%। इसका घनत्व कितना होगा, इसका घनत्व होगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी होगी, ग्रेनाइट की होगी। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का निर्माण, इसको क्या बोलेंगे, पातालीय भी बोल देंगे, पातालीय आग्नेय चट्टान भी इसको बोल देंगे। ग्रेनाइट जो एक पातालीय आग्नेय चट्टान है, इसके अलावा इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85। निर्माण धरातल के नीचे होगा, निर्माण धरातल के नीचे होगा तो इसमें क्रिस्टल बनेंगे, इसमें रवे मिलेंगे, और इसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी 2.7। इसको अम्लीय भी बोला जाता है। ये क्या होगी, अम्लीय आग्नेय चट्टान होगी। क्या होगी, आग्नेय चट्टान होगी। अब आ जाओ बेसाल्ट के ऊपर, इससे ही कंपैरिजन करेंगे अपन। इसका निर्माण कहां होता है, निर्माण कहां होगा, इसका निर्माण होगा धरातल पर। कहां होगा, धरातल पर या सागर तली में, सागर तली में।
इसमें रवे नहीं बनेंगे, रवे नहीं मिलेंगे, इसमें आपको रवे नहीं मिलेंगे क्योंकि निर्माण कहाँ हो रहा है, धरातल पे हो रहा है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होगी, इसमें सिलिका की मात्रा होगी 45 से 65%। इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होगी, 45 से 65%। और क्या होगा, ये एक क्षारीय आग्नेय चट्टान होगी। ये क्या होगी, क्षारीय आग्नेय क्या होगी, चट्टान होगी। तो ये दो मुख्य क्या है, ये दो मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं। तो इसी के साथ ही अपना जो इग्निस रॉक है, इग्निस रॉक की विशेषताएं क्या है, इग्निस रॉक का निर्माण कैसे हुआ है, इग्निस रॉक, इग्निस वर्ड कहां से आया गया है, और इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो इसका 3 वर्गीकरण किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, कणों के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। इन चीजों को अपन ने सबने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानें ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर अपन बात करके चट्टान वाले चैप्टर को अपन निपटाएंगे। आपके लिए फिर भी एक जरूरी सूचना कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी फर्स्ट पेड और यूजीसी नेट कॉलेज लेक्चरर का पेड बैच लेना है वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। आपको संपूर्ण सिलेबस विथ पीडीएफ करवाया जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यू टाइप की भी वहां सीरीज रहेगी। जल्दी अपन यूट्यूब के ऊपर भी कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम के लिए एमसीक्यू टाइप की सीरीज लेकर के आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।